हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न विद चाहत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 होम साइंस का, जिसका नाम है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। मैं इस चैप्टर को आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। बिल्कुल इजी लैंग्वेज रहेगी इसकी, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। सारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा इसी वीडियो में करने वाले हैं। आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सब कुछ आपको यहीं पर समझ आ जाएगा, किसी और अदर वीडियो पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद चाहत, इसी नाम से। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और सारे चैनल की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम भी है, इसी नाम से। आप चाहें तो मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम में आ रहा है मानव पारिस्थितिकी। ठीक है, तो मानव पारिस्थितिकी का अर्थ क्या होता है? देखो बच्चों, पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है? जीवधारियों और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन। यानी कि जो भी लिविंग है, ठीक है, और जो भी उनका एनवायरनमेंट है, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, अब मानव से इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं? देखो, तो इस पारिस्थितिकी के अध्ययन में जो मनुष्य है वो केंद्र में रहता है। ओके, यानी कि यहाँ पे मानव जुड़ रहा है और पारिस्थितिकी जुड़ रही है। फिर तो मानव पारिस्थितिकी का क्या अर्थ हुआ? व्यक्ति का स्वयं और उसके वातावरण के साथ में संबंध। ठीक है, पारिस्थितिकी मतलब क्या है? यहाँ पे जीवधारी और पर्यावरण के बीच का संबंध, और जिसमें मनुष्य क्या रहेगा? केंद्र में रहेगा। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? मानव पारिस्थितिकी, यानी कि व्यक्ति और उसके आसपास का उसके साथ में संबंध। ठीक है बच्चों। अब परिवार, तो परिवार मनुष्य का पहला और सीधा वातावरण है, इसलिए इसे परिवार विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम परिवार विज्ञान भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब भी पैदा होता है तो उसे सबसे पहला वातावरण जो है वो उसका फैमिली ही मिलता है। ठीक है, सबसे पहले उसे फैमिली ही मिलेगा, फिर उसे कोई आंगनवाड़ी, कोई स्कूल, और फिर जब थोड़ा वो और बड़ा हो जाएगा तो उसे कोई कोचिंग सेंटर्स, या फिर उसको कोई स्पोर्ट का सेंटर, या फिर जब वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसे कोई कॉलेज का एनवायरनमेंट मिलेगा, और फिर बाद में उसे जहाँ वो काम करने जाएगा वो एनवायरनमेंट मिलेगा। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा सा किशोर अवस्था के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था जो होता है ना वो हमारे जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये हमारे जीवन का निर्णायक मोड़ होता है। इसमें हम अलग अलग तरीके के फैसले ले लेते हैं, और जो गृह विज्ञान है, होम साइंस सब्जेक्ट है आपका, ये ना किशोर अवस्था पे बहुत ही ज़्यादा जोर देता है। आप देखना, आप किशोरों और आप इस चैप्टर से बहुत, इस चैप्टर क्या है, इस पूरी बुक से आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, ना सिर्फ क्लास 11th में बल्कि क्लास 12th में भी। क्योंकि किशोर अवस्था जो है ना वो हमारे लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो होम साइंस है वो उस पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो देखो भाई, किशोर अवस्था में क्या क्या होता है? किशोर अवस्था मतलब कि टीनेज यानी कि जो आपकी 12 से लेकर 18 या फिर 19 साल तक की जो एज होती है उसको हम टीनेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी अलग अलग आदतों का निर्माण होता है, अलग अलग आदतें हम अपना लेते हैं। ठीक है, प्रारंभिक वर्षों से किशोरावस्था तक जो आदतें विकसित होती हैं वे जीवन भर बनी रहती हैं। हम छोटे से लेकर अपनी किशोरावस्था तक अलग अलग प्रकार की आदतें सीख लेते हैं। ठीक है, और जो हम सीखते हैं फिर हम उसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। सीखने की उच्च क्षमता होती है इस एज में हमारी। इस अवस्था में समझने और सीखने की क्षमता सबसे अच्छी होती है, और इस टाइम पे हमारा माइंड जो होता है वो भी जल्दी ग्रैब करता है चीज़ों को, और हमारे जो माइंड होता है ना उस पर बहुत सी चीज़ों का गहरा प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उसका हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर सोचो, अगर हम एक किशोर हैं, या हम एक बच्चे हैं, हम एक किशोर हैं, तो उसमें हमारा जो परिवार है उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, हम अगर इस टाइप के एग्रेसिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं
तो हमारी भी आदतें वैसी ही हो जाएंगी, हम भी उसी को फॉलो करेंगे। और थोड़ा सा बड़े जब हम होंगे और बड़े होंगे तो हमारा क्या होएगा, हमारी भी पर्सनैलिटी वैसी ही बनेगी, हम भी एग्रेसिव पर्सनैलिटी को ही चूज़ करेंगे। भविष्य की रूपरेखा, किशोर जिस परिवेश में बड़े होते हैं वह उनके भावी जीवन की दिशा और रूपरेखा को तय करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया। ठीक है, अब हम होम साइंस की हिस्ट्री पे चलते हैं, इतिहास और जड़ें। ठीक है, यानी कि होम साइंस देखो, होम साइंस जो है एक शब्द ऐसा है कि ग्रह और विज्ञान, यानी कि घर से जुड़ा हुआ विज्ञान। इस शब्द को सुन के यही समझ में आता है, पर कुछ लोग जो होते हैं इसके बारे में बहुत सी ये भी बातें सोचते हैं कि शायद खाना बनाने का और कपड़े धोने का, बर्तन और ये सारी चीज़ें करने के ऊपर इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता होगा, पर वो तो हम आगे समझेंगे ही। लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ाया कब जाने लगा उसकी तरफ हम चलते हैं। तो देखो बच्चों, 20वीं सदी की शुरुआत में क्या होता है, डोमेस्टिक साइंस के नाम से इसे जाना जाता था, केवल घरेलू कार्यों तक सीमित था, उच्च शिक्षा के लिए कोई कन्या महाविद्यालय नहीं था। ठीक है, यानी कि बेसिक जो डोमेस्टिक जो घर के काम होते हैं वहीं तक ये पहले सीमित हुआ करता था। ये इसका ट्रेडिशनल वो है, ट्रेडिशनल स्टाइल होम साइंस का। पर अब ये चेंज हुआ समय के साथ। वर्ष 1932 में क्या होता है, गृह विज्ञान विषय की उच्च शिक्षा के लिए मान्यता मिलती है। ऐसे कई विषयों, पोषण, वस्त्र, बाल विकास को मिलकर एक नया विषय बनाया गया। जो वर्ष 1932 है ना, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, बहुत बड़े बदलाव किए गए होम साइंस में। जो इसका ट्रेडिशन था ना कि भाई ये नहीं पुराने डोमेस्टिक चीज़ों तक सीमित रहना, नहीं, अब इससे उठकर मानव विकास की बात करने लगी, बाल विकास की बात होने लगी, पोषण पे ध्यान दिया जाने लगा, वस्त्रों पे ध्यान दिया गया। ठीक है, और मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाने लगा। आप देखोगे ना, आप इस होम साइंस में पढ़ोगे, पूरा मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जाता है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताया जाता है, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि हमने होम साइंस लेके बहुत अच्छा किया है। होता क्या है, बच्चों के स्कूल्स में ना होम साइंस के टीचर्स की शॉर्टेज होती है। कोई एक ही टीचर होता है, जो 6-6 7-7 सेक्शन होते हैं होम साइंस के। ठीक है, एक ही टीचर होता है, अब वो कितना ही पढ़ा लेगा। तो जो नॉन होम साइंस टीचर्स होते हैं उनको भी दे दिया जाता है वो सब्जेक्ट, और उनकी उसमें स्पेशलिटी नहीं होती है, या फिर जो वो टीचर्स होते हैं वो जो अपना सब्जेक्ट पहले से पढ़ा रहे होते हैं उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए बच्चों को ये सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। और यूट्यूब पे भी उतने ज़्यादा टीचर्स नहीं हैं होम साइंस के, इसलिए बच्चे इस सब्जेक्ट से भागते हैं। पर बच्चों, आप देखोगे ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। आपको पूरी बुक पढ़ के ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने ना बहुत अच्छा कुछ पढ़ा है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज़ फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। हाँ जी, तो 1932 में इसमें अलग अलग विषय जोड़े गए, बदलाव किया गया इसमें, और इसे महाविद्यालय लेवल पे भी पढ़ाया जाने लगा। दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना 1932 में हुई, जो गृह विज्ञान को पढ़ाने वाला पहला कॉलेज बनता है। इम्पोर्टेंट MCQ आपके लिए बन जाता है। और आज क्या है भाई, तो माध्यमिक, उच्चतर और विश्वविद्यालय स्तर पर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय ये है ना, और इसीलिए आप इसे पढ़ भी रहे हो। 1932 के दूरदर्शी संस्थापक, तो भाई ये जो लेडी इरविन कॉलेज था इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी महान महान महिलाओं ने, जैसे कि सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू कौन थी जी, ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री थी। ठीक है, फिर राजकुमारी अमृत कौर, ये तो हमारी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और एक समाज सुधारक भी रह चुकी हैं। फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय, समाज सेविका और महिलाओं के अधिकारों की भी पक्षधर हैं ये। इन 3 महान महिलाओं ने लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की थी। आपकी MCQ में पूछा जा सकता है ये। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना था और सामाजिक व शैक्षणिक अज्ञानता को कम करना था। और ये जो कॉलेज है ये सिर्फ लड़कियों के लिए था, और जिससे आप समझ सकते हो कि लड़कियों को बढ़ावा मिलेगा ऑब्वियसली, इसलिए क्योंकि कॉलेज सिर्फ लड़कियों का है ये। अब देखो, गृह विज्ञान क्या है, तो गृह विज्ञान ना कला और विज्ञान का समावेश है। इसमें कला भी है और विज्ञान भी है, और ऐसे बनता है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान योजनाबद्ध व व्यवस्थित
जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन है। यानी कि हमें प्लान्ड तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक वे से कैसे जीवन जीना है, ये हमें होम साइंस सिखाता है। अब हम थोड़ा देखते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बोला आपको कि कला और विज्ञान का संगम है ये, तो देखते हैं इसमें कला कैसे जुड़ी है और विज्ञान कैसे जुड़ा है। देखो बच्चों, जो होम साइंस है ना, उसमें एक तो ये बात हो गई कि हमने भोजन को आकर्षण ढंग से पकाया और परोसा। एक तो इसमें हमें ये बताया जाएगा कि भोजन कैसे पकाना है, क्या उस समय क्लीनलीनेस रखनी है, ठीक है, और उसे परोसने की भी हमें मेथड्स बताए जाएंगे। ये तो ऑब्वियसली ये तो एक आर्ट हो गई, ये हमें सिखाया ही जाएगा होम साइंस में। पर हमें ये भी बताया जाएगा अब साथ के साथ कि पोषण तत्वों की संरचना और रोगों का अध्ययन, यानी कि पोषक तत्व किस खाने में कितने होने चाहिए, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक हैं, और किशोर अवस्था में कौन से पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और वृद्धावस्था में कौन से पोषक तत्व नहीं चाहिए होते हैं। रोगों का अध्ययन हमें करने को मिलेगा इसमें कि कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन से रोग हो जाएंगे, जिससे हमको बच के रहना होगा। तो हम फिर उस हिसाब से अपनी डाइट भी लेंगे। फिर आकर्षक दिखने के लिए उचित वस्त्र, रंग और डिज़ाइन का चुनाव। अब ये जो आपकी होम साइंस है ना, आप इसमें क्लास 11th में भी और 12th में भी पढ़ोगे कि कौन से कलर के हमें कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, और किस मौसम में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, क्या उनके डिज़ाइन होने चाहिए। एक इंसान जो ऑलरेडी उसकी हाइट छोटी है, उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे वो लंबा दिखे, और जो थोड़ा मोटा है उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे वो ठीकने की जगह थोड़ा लंबा दिखे। और फिर इसके अलावा हमें ये भी बताया जाएगा, जो साइंटिफिक तरीके से, जो साइंस से जुड़ा हुआ है, विभिन्न तंतुओं और वस्तुओं की विशेष गुणों का भी अध्ययन हमको करवाया जाएगा। जो भी फाइबर्स होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिर घर की सजावट के बारे में भी इसमें बात की जाएगी, और घर कैसे सजाना है ये तो बात की ही जाएगी, साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि घर में प्रयुक्त विज्ञान के सिद्धांत, यानी कि घर जो है उसे आप कैसा कम स्पेस में आप उसे ज़्यादा स्पेशियस दिखा सकते हो, और कैसे उसमें वेंटिलेशन मेंटेन करना है। अलग अलग टाइप की चीज़ें आप इसमें पूरी बुक में आप अपने पढ़ोगे। अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं आपको। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि आप पूरा होम साइंस में पढ़ने के वाले हो। और इस स्लाइड से बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपका होम साइंस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली हैं। उसके बाद गृह विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य और महत्व। तो देखते हैं गृह विज्ञान शिक्षा के क्या उद्देश्य और महत्व हैं। देखो बच्चों, स्वस्थ जीवन, पहला है स्वस्थ जीवन, रोग मुक्त रहने, पोषण संबंधी अज्ञानता दूर करने और कुपोषण रोकने में सहायक। अब होम साइंस पढ़ने से हमको क्या समझ में आता है कि हमें कैसा पोषण लेना चाहिए, क्योंकि हमें पोषण की अच्छी नॉलेज नहीं होती और इस वजह से हम कुछ भी खाते हैं। स्पेशली जो हम टीनेजर्स होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, और फिर बाद में बहुत ज़्यादा हम पतले हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा होता है। और ये हमें अच्छी शिक्षा देता है, हमारी अज्ञानता को दूर करता है, जिससे हमें समझ में आने लगता है कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे लिए अच्छे हैं, और फिर हम उसका इंटेक करने लगते हैं, और जो गलत चीज़ें होती हैं उनको छोड़ने लगते हैं, और जिस वजह से हम रोगों से भी बचते हैं। कुपोषण भी हमें नहीं होता है अगर जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अपनी वास्तविक जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर संसाधनों का उचित उपयोग। अब देखो, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, जैसे कि धन भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन एक रिसोर्स है, बहुत सारी स्पेस भी एक रिसोर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिसोर्स का काम करते हैं, राइट। समय भी एक रिसोर्स है। तो इन सब का मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, कैसे सही टाइम पे इनका सही यूज़ करना है, वो सब हम इसमें होम साइंस में पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। और जैसे धन है तो उससे हम आपको चैप्टर में ये भी समझाया जाएगा कि आप बजट कैसे बना सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये सब्जेक्ट। संपूर्ण विकास की भी इसमें बात की जाती है, व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की बात करते हैं। जब आप इसके चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें शैशव अवस्था, बाल अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, यानी कि लाइफ के जो जो स्टेजेस हैं उस पर जो मनुष्य है वो किस किस तरीके से विकास करता है, क्या उसके शरीर में चेंजेस आते हैं, क्या उसका मेंटल लेवल होता जाता है, और वो कैसे अपने आसपास के लोगों से जुड़ा होता है, ये सब कुछ आप जानोगे, समझोगे, और कैसे वो लोगों से अपने संबंध अच्छे बना सकता है, ये सब कुछ आप इस बुक में जानोगे। जागरूक उपभोक्ता,
ये वाला जो है, आप इसमें जब क्लास 12th में अगर आप जाओगे, तो जब 12th में जाओगे तो उसमें एक कंज्यूमर वाला भी चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 12 है वो। तो उसमें भी आप पढ़ोगे कि एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सिर्फ अधिकार नहीं, क्या क्या उसके दायित्व भी होते हैं, ये सब भी आप जानोगे, जिससे आप एक जागरूक उपभोक्ता बनोगे। वस्त्र विज्ञान 11th और 12th दोनों में ही आपको वस्त्र विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा। सिलाई, उचित रख रखाव और फैशन का ज्ञान आपको दिया जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा, ये इसका भी ज्ञान आपको दिया जाएगा कि आकस्मिक दुर्घटना, अचानक कुछ हो जाता है तो उस टाइम पे आपको कैसे क्या एक्शंस लेने चाहिए, वो सब कुछ आप इसमें पढ़ोगे। तो भाई अब लोगों के ना बहुत ज़्यादा मिथ्स बने रहते हैं होम साइंस को लेके, रूढ़िवादिता रहते हैं, यानी पुराने विचार होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो बच्चे होम साइंस नहीं होगा जिनके पास, वो मानते होंगे कि होम साइंस तो सिर्फ खाना पकाने, सिलाई करने, कपड़ों पे रंग चढ़ाने और इन्हीं तक ही सीमित है, और लड़कों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग इसके बारे में मानते होंगे। इनफैक्ट जब हम 11th क्लास में थे और हमारे जो दूसरे सेक्शन के बच्चे थे जिनके पास ये टाइपोग्राफी और ये सारे सब्जेक्ट्स थे, तो वो खुद मानते थे कि तुम लोग तो होम साइंस में क्या ही करते होगे, तुम्हारे को तो यही कपड़े पे रंग कैसे चढ़ाना है और कैसे खाना बनाना है और यही सब बताया जाता होगा। बट उनको उस चीज़ का महत्व पता ही नहीं था कि वो कितना अच्छा सब्जेक्ट था जो हमें पढ़ाया जाता था। तो देखो यार, मिथ क्या रहते हैं लोगों के कि केवल लड़कियों के लिए है ये सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ खाना पकाना होता है, सिलाई कराई जाती है। बट ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। खाना पकाना उगाना जो है वो अपनी जगह है, पर इससे बहुत अलग कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड्स में कवर भी की हैं। ये लड़के और लड़की दोनों के जीवन के लिए समान रूप से उपयोगी होता है, सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़कों के लिए भी ये होता है। दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है, ये देखो, ये ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लड़के और लड़की दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है ये होम साइंस। तो भाई देखो, समान जिम्मेदारी, आज महिला तथा पुरुष दोनों घर और परिवार की जिम्मेदारी समान रूप से निभाते हैं। आज की डेट में आप देखोगे तो महिला पुरुष दोनों बाहर कार्य करने जाते हैं, राइट, और बाहर से आते हैं तो फिर उन्हें घर का भी काम करना होता है। तो और ये जिम्मेदारी सिर्फ आज की डेट में हम देखें तो सिर्फ महिलाओं की नहीं रहेगी कि वो घर ही संभालेंगी, या पुरुषों की भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि वो बाहर का ही संभालेंगे, राइट। तो दोनों के लिए आज के टाइम पे ये ज़रूरी हो जाता है। कौशल विकास, ये विद्यार्थियों के अंतर्वैयक्तिक कौशल को निखारता है और करियर के अवसर, यह रोजगार की असीम संभावनाएं प्रदान करता है। बच्चों, अभी ना आपकी 11th स्टार्ट हुई है, तो आपको होम साइंस कि जो करियर वाला है ना, अभी आप लास्ट में देखना इस चैप्टर में करियर ऑप्शंस बता रखे होंगे होम साइंस की, अलग अलग फील्ड्स, और उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकता है, आप उसको ध्यान से देखना। ठीक है, आप क्योंकि 12th के बाद ना बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता उसे बनना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, समझ सकते हो इन चीज़ों को की, और आप भी कोई करियर चूज़ कर सकते हो जो आपके इंटरेस्ट से मैच खाता हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको करियर ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। अब होम साइंस की 5 फील्ड देख लेते हैं हम, 5 मुख्य स्तंभ। देखो भाई, पहला तो है इसमें आहार और पोषण। अब इसमें आपको सारी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड बातें बताई जाती है, कौन से पोषक तत्व का क्या कार्य होता है, परिवार वो बॉडी में कितनी मात्रा में चाहिए होता है उसका, और सब कुछ बताया जाता है कि इससे अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या बीमारी आपको हो सकती है, उसकी रोकथाम कैसे करनी है, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है। उसके बाद मानव विकास। मानव विकास, हर स्टेज पे मानव किस किस प्रकार से विकास करता है, क्या उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्या वो जो बच्चा होता है, बच्चे से वो बड़ा होते होते क्या उसकी डिक्शनरी, कौन कौन सी लैंग्वेज के कितने कितने वो वर्ड सीख लेता है, ये सब कुछ इसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, और संसाधन व्यवस्था। संसाधन व्यवस्था जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम और स्पेस, धन, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो सोर्सेस होते हैं उनका मैनेजमेंट करना आप सीखोगे। ठीक है, तो ये 5 फील्ड्स हैं जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को पढ़ोगे। वस्त्र एवं परिधान विज्ञान, वस्त्र यानी कि क्लोथ और अटायर, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे कि आपको, जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया भी कि आपको कौन से फाइबर के कौन से वस्त्र बने हुए हैं और उनसे क्या क्या आपको फ़ायदा होएगा, गर्मी में किस टाइप के पहनने चाहिए, सर्दी में क्या पहनना चाहिए,
राइट। अगर सिल्क है तो उसकी देखभाल आपको कैसे करनी है, ड्राई क्लीनिंग किस पे होएगी, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं इसमें। संचार एवं विस्तार, तो संचार के विभिन्न माध्यमों के बारे में भी आप पढ़ोगे, आजकल कैसे कैसे संचार होता है वो सब चीज़ें आप देखोगे। तो ये होम साइंस में आजकल, ये होम साइंस जो है, ये होम साइंस आजकल ये पढ़ाती है। ठीक है, इन विषयों को एक प्रयोग योग्य रूप में एकत्रित कर गृह विज्ञान की संरचना की गई है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इन चीज़ों को जोड़ा गया है गृह विज्ञान में। तो इसे कोई भी पढ़ सकता है, और जो भी पढ़ेगा ना उसे पढ़ के मज़ा इतना आएगा कि हम बहुत ही अच्छा कुछ वैल्यूएबल सीख रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अब ये जो हमने 5 पीछे पढ़े ना, 5 स्तंभ इसके, अब हम यही देख रहे हैं कि हर स्तंभ में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो बच्चों इसमें नौकरी क्या कर सकते हो और अपना बिजनेस किसको लेके कर सकते हो, वो हर टेबल में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो पहला जो स्तंभ है आहार और पोषण का, उसमें आप क्या कर सकते हो, तो आप उसमें नौकरी में आप उसमें डाइटिशियन का काम कर सकते हो, गुणवत्ता नियंत्रण मैनेजर बन सकते हो, सहायक शेफ बन सकते हो, अस्पतालों में या फिर क्लबों में स्वास्थ्य निरीक्षक बन सकते हो, पोषण परामर्शदाता, शिक्षक, फूड रिसर्चर बन सकते हो आप। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप क्या कर सकते हो, कैटरिंग का काम कर सकते हो, कुकरी कक्षाएं चला सकते हो, कुकिंग की क्लासेस, बेकरी और रेस्टोरेंट खोल सकते हो आप अपना, जैम अचार बनाकर बेच सकते हो, फूड ब्लॉगर के रूप में भी कार्य कर सकते हो। आपको तो पता ही है आज की डेट में ये सबके हाथ में फ़ोन रहता है, तो ऑनलाइन काम कितने ज़्यादा बूम कर रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई अ, जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं वो ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, और वीडियोस वाले भी ब्लॉग्स होते हैं, तो वो सब भी वो देख लेते हैं। लोगों को ये सब देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, राइट। तो आप ये सब भी कर सकते हो जिससे आपकी इनकम जनरेट होएगी। मानव विकास में, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप शिशु केंद्र क्रैच खोल सकते हो, उसमें सुपरवाइज़र की नौकरी कर सकते हो आप। जैसे शिशु केंद्र क्या होता है, जैसे बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, और उनके माँ बाप दोनों नौकरी पे जा रहे हैं, तो वो अपना बच्चा कहाँ देखभाल करने जाएंगे, अगर घर पे भी कोई नहीं है, दादी नहीं है, नानी नहीं है, तो कहाँ, तो फिर वो क्रैचेज़ में देके जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप सुपरविजन का काम कर सकते हो, स्कूलों में काउंसलर बन सकते हो आप आईसीडीएस प्रोग्रामों में भी कार्य कर सकते हो, और आंगनवाड़ी में काम कर सकते हो, रिसर्च स्कॉलर कर सकते हो आप, और स्पेशल एजुकेटर भी आप बन सकते हो। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर आप समझ रहे हो ना, वो जो थोड़े डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके एजुकेटर्स। फिर स्वरोजगार में आप क्या कर सकते हो, तो आप बच्चे संभालने का काम कर सकते हो, आप अपना खुद का क्रैच खोल सकते हो, आंगनवाड़ी खोल सकते हो, स्वयं का मॉन्टेस्टरी स्कूल खोल सकते हो, स्वयं का डे केयर सेंटर क्रैच खोल सकते हो, घर पर ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो। तो ये आपके पास करियर के ऑप्शंस हैं इसमें। फिर उसके बाद संसाधन व्यवस्था में आप क्या कर सकते हो, तो आप किसी आर्किटेक्ट फर्म में के लिए आंतरिक सज्जाकार इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर सकते हो, होटल में आप हाउस कीपिंग का काम कर सकते हो, इवेंट मैनेजर का भी काम कर सकते हो, संग्रहालय और एम्पोरियम में नौकरी कर सकते हो आप। ये सारे आपके पास करियर ऑप्शंस रहेंगे। फिर स्वरोजगार आपके पास क्या रहेगा, तो आप खुद एक फ्रीलांस इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हो आप, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हो। तो वही सारी चीज़ें जिसकी आप नौकरी कर सकते हो वही आप खुद भी खोल सकते हो। फर्नीचर उपसाधन डिज़ाइनर बन सकते हो, बुटीक की रूपरेखा डिज़ाइन करना, उपभोक्ता कार्यकर्ता, ये सब कुछ आप कर सकते हो। वस्त्र एवं परिधान विज्ञान में आप क्या कर सकते हो, तो आप गारमेंट हाउस में टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हो, फैब्रिक टेक्नीशियन बन सकते हो, दृश्य व्यापार में काम कर सकते हो, परिधान निर्यात कंपनी में भी कार्य कर सकते हो आप। स्वरोजगार आपके पास गारमेंट डिज़ाइनर, स्वयं का बुटीक खोलना, टेलरिंग यूनिट खोलनी, और फुटवियर डिज़ाइनर भी बन सकते हो, ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोल सकते हो, हॉबी क्लास चला सकते हो, स्क्रीन ब्लॉक प्रिंटिंग यूनिट, ये सब कुछ आपके पास स्वरोजगार होता है। संचार एवं विस्तार में आपके पास क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, तो इसमें आप पत्रकार बन सकते हो। ठीक है, पत्रकार बन के कहीं नौकरी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप एक फ्रीलांसर पत्रकार भी बन सकते हो, राइट। तो सामाजिक कार्यकर्ता भी आप बन सकते हो, वही जर्नलिज्म की भी आप फील्ड में जा सकते हो, और सोशल वर्कर भी बन सकते हो। अनुसंधानकर्ता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
जैसे संस्थाएं जैसे कि यूनिसेफ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इनमें आप प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे काम कर सकते हो। स्वरोजगार देखें तो परामर्शदाता, काउंसलर का काम कर सकते हो। मार्केट रिसर्च एजेंसी में काम कर आपकी खोल सकते हो, काम भी कर सकते हो। जनसंचार प्रबंधन में आप कर सकते हो। विस्तार के लिए छोटी फिल्में भी बना सकते हो आप। स्व सहायता समूह में भी आप अपना खुद का खोल सकते हो या उन्हें ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये आपके पास अपार सीमाएं हैं होम साइंस में। अब इसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन भी चाहिए रहेगी ऑब्वियसली। तो इसकी क्वालिफिकेशन आपके देखो बेसिक से लेकर आप हाई एजुकेशन तक भी जा सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो होम साइंस में, जो कि 3 साल की होगी। बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी में भी आप ग्रेजुएशन अपनी कर सकते हो। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो आप, एमएससी कर सकते हो। ठीक है, इन जो हमने 5 विषय पढ़े अभी पीछे, आप उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। फिर प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशनल या डिप्लोमा आपके पास हो सकता है। जैसे आप बीएड कर सकते हो 2 वर्ष की। डायटेक्स में भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हो जो कि 1 वर्ष का है। पीएचडी भी कर सकते हो आप। ये 5 विषय जो हमने पढ़े, आप किसी भी एक विषय में आप पीएचडी भी कर सकते हो। अब इनको कराने वाले कुछ कॉलेजेस भी है, जैसे हमने एक तो पढ़ाई था लेडी इरविन कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, भगिनी निवेदिता कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज। ये सारे कॉलेजेस जो है आप इनके बारे में सर्च भी कर सकते हो गूगल पे। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि होम साइंस का क्या इम्पैक्ट रहता है एक व्यक्ति पर, समाज पर और पूरे राष्ट्र पर। तो जो होम साइंस है वो एक व्यक्ति पर कैसे प्रभाव डालता है, वो उसके कला और विज्ञान के मेल से व्यक्तिगत गुणवत्ता और कौशल का विकास करता है। यानी कि एक इंडिविजुअल की को ग्रोथ देता है उसकी लाइफ में। और फिर समाज में रूढ़िवादिता को तोड़ने का काम करता है, जो लोगों की पुरानी सोच होती है उनको तोड़ने का काम करता है। लड़के और लड़कियों को समान भागीदारी देने की बात करता है, सशक्तिकरण करता है वो। और राष्ट्र में क्या करता है भाई, तो 5 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से असीमित वेतन और रोजगार की भी हमारे पास ऑप्शंस देता है। तो होम साइंस ऐसे एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है। गृह विज्ञान केवल घर संभालने का विषय नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ परिवार, समृद्ध समुदाय और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण का ब्लूप्रिंट है। ओके बच्चों, तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ कमी पेशी हो तो वो भी आप उसमें बता सकते हो, ताकि मैं सुधार करके आपके पास नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास सुधार करके आऊँ। और फिर लाइक भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके बच्चों।